नमस्कार दोस्तों। 27 जनवरी 2019 के इस करंट अफेयर्स डेली न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। देखिए, इसको मैं रात में लगभग आपको दे रहा हूं, यानी सुबह के लगभग 2 बजे दे रहा हूं 27 तारीख को। तो 26 तारीख की न्यूज उसमें ऑलमोस्ट है, रात के 12 बजे तक की। बट प्रॉब्लम यह है कि 26 तारीख आपको पता है हमारा गणतंत्र दिवस था, रिपब्लिक डे था, तो बहुत ज्यादा न्यूज आई नहीं है। तो मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज और कुछ एडिटोरियल एनालिसिस आपके लिए लेके आया हूं। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊंगा भारत पर्व के बारे में, फिर हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर इस बार कौन सा है, फिर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन से रिलेटेड कुछ चीज बताऊंगा फ्रेंड्स आपसे, पूर्ण स्वराज दिवस के बारे में बात करूंगा, शंखनाद के बारे में बात करूंगा, फिर इंटरनेशनल डे ऑफ कॉमेमोरेशन जो 27 जनवरी को मनाया जाता है उसके बारे में बात करूंगा, फिर इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम की मीटिंग शेड्यूल की गई फरवरी में, उसके बारे में बात करेंगे। फिर मेघालय रैट माइनिंग का जो इशू हुआ था 13 दिसंबर से, जो लोगों की खोज चल रही है उसमें क्या प्रोग्रेस हुई है, अभी करंटली क्या चल रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। और ये जो फार्म लोन वेवर का इशू है कि हाँ भाई किसानों का जो ये लोन है उसको माफ कर दिया जाता है, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो कम न्यूज़ है, बहुत जल्दी ये वीडियो खत्म होने वाली है। तो देखिए, भारत पर्व जो इवेंट है ये चालू होगा रेड फोर्ट से 26 जनवरी 2019 को। ये किसका पार्ट है? एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत वो स्कीम है जिसमें इंटर स्टेट जो रिलेशंस है उनको सुधारने की कोशिश की जाएगी और हमारे देश की कल्चरल यूनिटी की लाने की कोशिश की जाएगी, और कल्चरल यूनिटी के थ्रू ऑटोमेटिकली बाकी हर तरीके की यूनिटी आ जाएगी। ठीक है, तो भारत पर एज इसका पार्ट शुरू हो रहा है। रिपब्लिकन डे सेलिब्रेशन 2019 को शुरू कर दिया गया, क्योंकि 26 जनवरी 2019 को शुरू किया गया है और ये इसका 4th एडिशन है भारत पर्व का। 26 से 31 जनवरी 2019 के टाइम पीरियड में इसको ऑर्गेनाइज करेगा। और कौन सी इसकी नोडल मिनिस्ट्री होगी? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ कोलैबोरेट कौन करेगा? बहुत सारी और सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, फिर एक और इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आई फ्रेंड्स, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज है ना, उन्होंने डिक्लेयर किया है नारी शक्ति को हिंदी वर्ड फॉर द ईयर 2018। यही चीज ऑक्सफोर्ड ने 2017 में किसे डिक्लेयर की थी हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर? आधार को। पर इस साल किसे किया है? नारी शक्ति को। ये अनाउंसमेंट किया कब गया? ये जो ऑन गोइंग जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल चल रहा है इसमें अनाउंस किया गया है। पहले भी बताया था, ये चल कहाँ रहा है? दिघी पैलेस में चल रहा है। ठीक है, और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से अकॉर्डिंग ये जो वर्ड है नारी शक्ति, इसका मतलब क्या है? पहली बात तो इसको संस्कृत से डिराइव किया गया है। इसका मतलब है कि जब वुमेन अपने लाइफ का, अपनी जिंदगी का चार्ज अपने हाथों में लेंगे, अपनी जिंदगी की कंट्रोल अपने हाथों में लेंगे, तो उसको नारी शक्ति कहा जाएगा। अभी जो हमारा रिपब्लिक डे है ये 70वां रिपब्लिक डे है, इसको तो आप वैसे भी गिन सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद चीफ गेस्ट कौन है हमारे? तो थे प्रेसिडेंट साइरल रामफोसा। ये सेकेंड साउथ अफ्रीकन लीडर हैं जिन्होंने हमारे रिपब्लिकन डे सेलिब्रेशन को ज्वाइन किया। पहले कौन थे? नेल्सन मंडेला। और इस रिपब्लिकन डे सेलिब्रेशन की थीम क्या है? लाइफ ऑफ गांधी, तो गांधी जी पे बेस्ड है। ठीक है, फिर अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 वुमेन सिंगल में कौन जीता है? नाओमी ओसाका जीती हैं, केवल 21 साल की हैं ये। ठीक है, तो 21 साल की उम्र में बहुत कुछ पा लिया है इन्होंने। ठीक है, फिर इंटरनेशनल डे ऑफ कॉमेमोरेशन की बात करेंगे तो जनवरी 27 को हर साल मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस इसको हमेशा याद रखता है और ये होलोकास्ट की याद दिलाता है। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे आपको पता है कि ज्यूइश ओरिजिन के लोगों को बहुत भारी मात्रा में मार दिया गया था नाजी हिटलर कैंप्स में। ठीक है, तो उस होलोकास्ट के बाद जब ऑस्विच बिरकेन्यू करके एक जगह है पोलैंड में, तो जब सोवियत फोर्सेस ने आके 27 जनवरी 1945 को इन ज्यूज को बचा लिया था नाजी कंसंट्रेशन और डेथ कैंप से, तो फिर उस दिन से 27 जनवरी को ये इंटरनेशनल डे ऑफ कॉमेमोरेशन मनाया जाने लगा है उन लोगों की याद में जिनको बहुत अनफॉर्चुनेटली, बहुत ही क्रूअल तरीके से मार दिया गया था इन कैंप्स में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। ठीक है, इसमें हिटलर की बहुत बड़ी कहानी है, इसका तो एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, जितना भी इसके अंदर जाएंगे कम ही है। फिर इस बार के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस बार के रिपब्लिकन डे सेलिब्रेशंस में, वो है शंखनाद। अभी शंखनाद क्या है कि एक मार्शियल ट्यून है जिसको इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए बनाया गया है। ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिक पे बेस्ड है और याद रखिएगा पहली बार इस इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की मार्शियल ट्यून को, मार्शियल गाने को 70th रिपब्लिक डे परेड में इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटी सी हिस्ट्री में हम लोग जाते हैं। वैसे तो ये मैंने अपनी हिस्ट्री की क्लासेस में ऑलरेडी कवर कर रखा है, बट फिर भी बता देता हूँ 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए 15 अगस्त को तो हमारा इंडिपेंडेंस डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उस समय पे इंडिपेंडेंस की मतलब चांसेस पूरे बन गए थे और हमारे देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जो लीडर्स थे, वो चाहते तो यही थे कि 26 जनवरी हमारा इंडिपेंडेंस डे हो, लेकिन अब वो इतना इंतजार नहीं कर सकते थे कि 26 जनवरी आए और हम अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएं। तो हुआ क्या कि 26 जनवरी 1950 के हमारे संविधान को प्रोमलगेट किया गया, संविधान को लाया गया, इसलिए उसको गणतंत्र दिवस बोलते हैं। उस दिन हम रिपब्लिक बने थे। और
इस 26 जनवरी 1930 को हुआ क्या था, तो देखिए अभी बताता हूं फ्रेंड्स। इस 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था और यह कहा गया था कि भाई अब हमारा जो एम है ना वो पूर्ण स्वराज है। हुआ ये था फ्रेंड्स कि गांधी जी ने 1 साल का टाइम दिया था अंग्रेजों को। सब लोग ये बोल रहे थे कि अंग्रेज हमें सेल्फ रूल नहीं देंगे, हमको पूरी इंडिपेंडेंस मांगनी चाहिए। तो गांधी जी ने कहा 1 साल का समय देते हैं भारत इस अंग्रेजी सरकार को, अगर ये हमको सेल्फ रूल दे देगी तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद हमारा एम क्या होगा, पूर्ण स्वराज। वो 1 साल निकल गया, फिर पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन आया 19 दिसंबर 1929 को, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा कि अब हम पूर्ण स्वराज कंप्लीट सेल्फ रूल के लिए लड़ेंगे। 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के किनारे लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया, ठीक है। और उसके बाद 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। और उसी 26 जनवरी की याद में 26 जनवरी 1950 को हमारा रिपब्लिक डे मनाया जाने लगा, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे मांगा था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, ठीक है। अब हुआ ये है फ्रेंड्स कि IONS, ये जो इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम होता है ना, इसकी जो मीटिंग है, इसमें इंडियन ओशन के जितने भी लिटोरल स्टेट्स है, लगभग 45 मेंबर नेशंस हैं इसमें। उसके अलावा 9 स्टेट्स के पास ऑब्जर्वर स्टेटस है। तो ये जितने भी नेवी कमांडर्स हैं इन इंडियन ओशन के जो लिटोरल स्टेट्स के, इंडियन ओशन की बाउंड्री पे जो कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज के, वो बंदर अब्बास नाम की एक जगह है ईरान में, यहाँ पे एक बहुत बड़ा पोर्ट भी है, आपको पता होगा। तो उस बंदर अब्बास नाम की जगह पे ये लोग मिलेंगे, ठीक है, और इनके आपस में डिस्कशन होगा। बात यह है कि ये इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम क्या है, ये दिमाग में आएगा। फरवरी 2008 में इसको लॉन्च किया गया था। ये एक ऐसा फोरम है जहां रीजनल मैरीटाइम इश्यूज से रिलेटेड बात होगी और साथ साथ फ्रेंडली रिलेशन को प्रमोट किया जाएगा, खासकर कल्चरल रिलेशंस को भी प्रमोट किया जाएगा। एक ऐसा वॉलंटरी इनिशिएटिव है जिसमें नेवीज पार्टिसिपेट करेंगी सारे लिटोरल स्टेट्स की चीज़ों को ठीक से सुलझाने के लिए और म्यूचुअल कोऑपरेशन के लिए, ठीक है। 35 मेंबर्स हैं इसमें इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम में, और ये 4 सब रीजन हैं जिसमें साउथ एशियन, वेस्ट एशियन, ईस्ट अफ्रीकन और साउथ ईस्ट एशियन की कंट्रीज आती हैं, और ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज भी आती हैं, ऑस्ट्रेलियन रीजन की कंट्रीज भी आती हैं। 9 स्टेट्स के पास इसका ऑब्जर्वर स्टेटस है। अब हम लोग आते हैं फ्रेंड्स, बहुत, अब देखिए न्यूज़ तो है नहीं, तो मैंने इन जो हिंदी के 2 मेन आर्टिकल्स की न्यूज़पेपर एनालिसिस की है, वो मैं यहाँ से आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज़ की जो मैं एनालिसिस करने जा रहा हूँ वो है मेघालय रैट माइनिंग इशू। तो देखिए फ्रेंड्स, रैट माइनिंग इशू, उसका नाम रैट माइनिंग इशू इसलिए है क्योंकि ज़मीन में बहुत ही छोटा सा खड्डा बना के उसमें लोगों को अंदर डाल के कोयला की खदान की जाती है, कोयला की माइनिंग की जाती है। और वो जो गड्ढे होते हैं जिनके थ्रू लोगों को अंदर भेजा जाता है, वो चौड़ाई में 2 फीट होते हैं केवल। अब आप सोचिए 2 फीट कितना होता है। 2 फीट के गड्ढे से लोग जमीन के अंदर घुस जाते हैं और जाके माइनिंग करते हैं। आप समझ लीजिए कि वो किस लेवल के गरीब होंगे। तो हुआ यह कि 15 माइनर्स ट्रैप हो गए थे इस इलीगल कोल माइन में ईस्ट जैंतिया हिल्स मेघालय में, और शुरू में उनको निकालने की कोई कोशिश नहीं की थी, लेकिन बाद में 13 दिसंबर से उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। ये जो रैट माइंस होती हैं केवल 2 फीट वाइड होती हैं, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट को, खासकर मेघालय की स्टेट गवर्नमेंट को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इन रैट माइंस के अंदर में क्या हो रहा था। शुरू में जब ये इंसिडेंट हुआ तो कोई भी इन माइनर्स को बचाने में इंटरेस्टेड नहीं लग रहा था, इनके हाल पे छोड़ दिया गया था। लेकिन तब दिल्ली बेस्ड लॉयर है एक आदित्य एन प्रसाद करके, इनको रिप्रेजेंट किया सीनियर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ने, जिनका नाम है आनंद ग्रोवर, ठीक है ना। और फिर इस टीम ऑफ ह्यूमन राइट्स लॉयर ने अपनी पिटीशन की, अपने सजेशंस दिए, और फिर मेघालय गवर्नमेंट पे जब प्रेशर पड़ा तो मेघालय गवर्नमेंट ने फिर लोगों को डेप्यूट किया कि ये जो माइनर्स फंसे हैं भाई, इनकी मदद की जाए, इनको निकाला जाए। तब तक मेघालय गवर्नमेंट एक तरीके से सो ही रही थी। अब सवाल ये आता है कि जो माइनर्स जो फंसे थे, ये थे तो इंडियन सिटीजन, ठीक है, हमारे ही भाई बंधु थे, ये इतने दिन तक फंसे रहे, उनको शुरू में बचाने की कोशिश नहीं की गई, फिर जब प्रेशर आया सरकार पे उनको बचाया गया। अब इनको बचाने की कोशिश क्यों नहीं की गई? पहला रीजन तो ये बताया जा रहा है, देखिए जितनी भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये हिंदू के इस आर्टिकल के बेसिस पे दे रहा हूँ, आप जाके हिंदू में आर्टिकल पढ़ भी सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं कवर करता ही करता हूँ, जो कि मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी और एग्जाम के लिए भी, ठीक है। तो इन माइनर्स को बचाने में लेट इसलिए हो गया फ्रेंड्स कि भाई जो माइन का जो डिस्टेंस है सिटी सेंटर्स पे, जहाँ पे सारे तरीके के डिजास्टर रिलीफ के मीन्स अवेलेबल है, तो वह माइन उससे बहुत दूर थी, तो ऑब्वियस सी बात है उन मीन्स को वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया। फिर बोला गया कि जो माइनर्स अंदर फंसे थे बहुत गरीब, बहुत ही ज़्यादा गरीब स्ट्राटा को बिलोंग करते थे, तो इनके बारे में किसी को किसी भी तरीके की कोई चिंता नहीं थी, तो किसी ने इनकी हालत पे ध्यान भी नहीं दिया। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जब भी
कोई ऐसी चीज होती है माइन में कि पानी भर जाए, तो सबसे पहले उस पानी को बाहर ब्लास्ट करना होता है और उसके लिए एक प्रॉपर हाइड्रोलॉजिस्ट की जरूरत होती है जो कि मैप के हिसाब से अपने एक्शंस को कोऑर्डिनेट करता है। तो ये जो हाइड्रोलॉजिस्ट है वो आया तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी रुड़की से, लेकिन 2 वीक डिजास्टर के होने के बाद आया। फिर इंडियन नेवीज के डाइवर जो अंदर जाके लोगों को बचाएंगे वो भी 2 हफ्ते के बाद आए, और साथ साथ किर्लोस्कर ब्रदर के वो पंप्स 100 हॉर्स पावर के जो पानी को खींच के बाहर फेंकेंगे माइन से, वो भी 2 हफ्ते के बाद पहुंचे। ठीक है, तो हाइड्रोलॉजिस्ट जो पानी को बाहर फ्लश आउट करेगा, जो पंप जो पानी को बाहर फ्लश आउट करेगा, और वो डाइवर्स जो उन लोगों को निकाल के लाएंगे, ये सब 2-2, 3-3 हफ्ते पहुंच रहे थे। आप सोचिए कितना समय लग रहा, कितना भी दूर हो इनको पहुंचने में मैक्सिमम 2 दिन लगना चाहिए, अगर बहुत ज्यादा दूर भी हैं, बहुत ज्यादा रिमोट लोकेशन भी हैं। ठीक है, लेकिन इनको पहुंचने में बहुत ज्यादा समय लग गया। ठीक है, उसके बाद अब देखा जाए रैट होल माइनिंग जो कि मेघालय में हो रही है। देखिए, मेघालय कोई बहुत रिच स्टेट नहीं है फ्रेंड्स, वहाँ बहुत गरीब है। तो गरीबी का फायदा उठा के, और मेघालय आप कह सकते हो मिनरल रिच भी है, वहाँ बहुत सारा कोयला मिलता है और भी मिनरल्स मिलते हैं, तो उनकी माइनिंग में, ठीक है, कोई प्रॉपर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो है नहीं मेघालय, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। तो जो प्राइवेट माइंस कुछ लोगों ने ओन कर लिए, वहां पे वो इलीगल तरीके से इन गरीब लोगों से माइनिंग करा के इनको थोड़ा बहुत पैसा दे के अपना फायदा उठाते हैं। तो ये जो रैट होल माइनिंग हो रही है मेघालय में, इसकी वजह से और इन्वायरमेंटल घाटा भी हुआ है मेघालय को। इसकी 3 रिवर्स हैं जैंतिया हिल्स में, जो कि मंदिटू, लुलार, लुखा, ये पूरी तरीके से पॉल्यूट हो चुकी हैं। बहुत ज्यादा इनमें पीएच पाया गया है, इनका एसिडिक लेवल बहुत ज्यादा है। ठीक है, सल्फेट आयरन कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और ना ही जो उस पानी के अंदर मरीन एनिमल्स हैं, फिशेस वगैरह हैं, उनके लिए भी कतई अच्छा नहीं है। ठीक है, अब बात यहां पे आई कि सब कुछ गलत हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब सबसे सीधी सी बात है कि अब उन लोगों से सवाल पूछे जाएंगे जो इन इलीगल रैट होल माइंस के ओनर हैं। तो जब उन इलीगल रैट होल माइंस की जो ओनर है उनसे जब इस तरीके के सवाल पूछे गए कि आप ऐसी जगह पर माइनिंग करा रहे हैं, आपके पास क्या जरिया है इन लोगों की मदद करने का, वो माइनर्स की जो अनफॉर्चुनेटली अंदर फंस गए, तो इसके जवाब में माइन ओनर्स बोल रहे हैं कि देखिए, पहली बात तो उन्होंने बेस्ट क्वालिटी लॉयर्स हायर किए अपने आप को बचाने के लिए, चूंकि ये तो अमीर है, माइनिंग ये करवा रहे तो ये बहुत अमीर है। और इन्होंने बोला है कि देखिए, रैट होल माइनिंग सही है, रैट होल माइनिंग पे जो एनजीटी का बैन है वो भी नहीं होना चाहिए, और रैट होल माइनिंग अलाउ होनी चाहिए। ऐसा ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये रैट होल माइनिंग लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है, और अगर आप बहुत ज्यादा रेगुलेशन कर दोगे इस माइनिंग का, तो हमारा खर्चा माइनिंग में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, फिर हम माइनिंग की बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे, हमारे प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, तो माइनिंग हमारे लिए अनफीजिबल हो जाएगी, और एक बार अगर माइनिंग बंद हुई तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिलेगा। लेकिन अब सवाल ये आता है कि लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो क्या मतलब है कि आप उनसे कुछ भी करवाएंगे? आप उनको 2 फीट की खाई में नीचे उतार के उनकी जिंदगी पर से खेल के आप उनसे कोयला निकलवाएंगे? क्या ये सही है करना? ये बिल्कुल भी सही नहीं है करना। बट प्रॉब्लम ये है कि लोगों के पास खाने का पैसा नहीं है, तो वो कुछ भी करने को तैयार हैं। और ये जो माइन, रैट होल माइन के जो ओनर्स हैं, इनका तो वैसे भी कोई कॉन्शियस नहीं है, कोई मरे जिंदा रहे, इनको बस अपने प्रॉफिट से मतलब है। उसके बाद यही कोल माइन ओनर्स क्या बोल रहे हैं कि देखिए, जो मेघालय है ये स्टेट है 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, एएमटीएम याद करिए, ठीक है ना। तो ये 6ठे शेड्यूल के अंदर में है, इसलिए जो नेशनल माइनिंग लॉज है वो यहां पे नहीं लगेंगे, यहां पे एग्जेम्प्टेड होंगे। तो भले ही रैट होल माइनिंग को नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने बैन कर रखा है, लेकिन ये लॉज हमारे ऊपर लागू नहीं है, क्योंकि हम 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। अब बात ये आती है, मैंने आपको 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया है, ये शेड्यूल इसलिए बनाया गया है ताकि ट्राइबल्स के राइट्स को सेफगार्ड किया जा सके, उनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सके, उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल किया जा सके। और यहां पे तो उन्हीं पर्टिकुलर लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनको माइंस के अंदर भेज के फंसा के उसमें जाने कितने तो मर गए। तो 6th शेड्यूल को इसलिए बनाया गया ताकि ट्राइबल्स की मदद हो सके, और यहां तो माइंस में फंस के वही लोग खत्म हो रहे हैं, मर रहे हैं, तो वो कैसे मदद कर रहा है उनकी? तो ये जो कोल माइनर्स का जो लॉजिक है ना कि भाई हम 6th शेड्यूल में आते हैं इसलिए नेशनल माइनिंग लॉज हम पे नहीं लगेंगे, ये बिल्कुल ही बेबुनियाद है, बिल्कुल ही बेकार वो है। अब इसके आगे आने वाले टाइम में इस पे क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या एक्शन लेती है, लोकल गवर्नमेंट इस पे क्या एक्शन लेती है, नेशनल गवर्नमेंट इस पे क्या एक्शन लेती है, ये देते हैं हम। बहरहाल यही उम्मीद करेंगे कि सारे माइनर्स जिंदा बाहर निकल आए। सारे तो जिंदा बाहर नहीं निकलने वाले हैं, इस चीज की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। फिर आगे आते हैं एनालाइजिंग फार्म लोन वेवर्स की हम बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बहुत दिनों से अब ये जो फार्मर्स हैं ना, वो काफी बवाल कर रहे हैं
कि भाई हमको फार्म लोन वेवर दीजिए। लगभग 11 स्टेट्स इस तरीके की स्कीम्स को ऑलरेडी अनाउंस भी कर चुके हैं, इंप्लीमेंट भी कर चुके हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम और राजस्थान भी आते हैं। अब बात यह आई है कि जब इतने सारे स्टेट्स फार्म लोन वेवर्स दे रहे हैं तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर आया है कि भाई एक नेशन वाइड फार्म वेवर दिया जाए, जिसमें ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे लोगों को ये जो आपका फार्म पे जो मतलब ये जो लोन लिया है उन्होंने बैंक से एग्रीकल्चर के लिए, उसको माफ कर दिया जाए। अब सवाल ये आता है कि जब ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे इस चीज़ को करने की बात की जा रही है ना, तो बहुत सारे सेक्शंस बन गए हैं। अब इसमें इकोनॉमिक्स हैं, बैंकर्स हैं, वो सारे लोग ये बोल रहे हैं कि जो वेवर्स है ना, ये पुअर पॉलिसी डिसीजंस हैं, ठीक है, इनके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होने वाले। उनका ये कहना है कुछ लोगों का कि अगर आप इस तरीके से फार्म लोन वेवर देते रहोगे तो फार्मर्स में फाइनेंशियल डिसिप्लिन चला जाएगा। फार्मर सोचेंगे कि हमको तो वैसे भी पैसा मिल जाता सरकार से, हम क्यों फाइनेंशियल तरीके से काम करें, क्यों सही से काम करें, हम अभी लोन ले लेते हैं, अपना उगाते हैं, नहीं चला तो सरकार हमारा पैसा माफी कर दीजिए। तो उनके अंदर डिसिप्लिन की कमी जाती है। फिर इकोनॉमिस्ट बैंकर्स ये बोलते हैं कि अगर आप फार्म लोन वेवर दे देंगे तो इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्टिविटी के लिए नया इनोवेशन फार्मर नहीं करेगा, क्योंकि फार्मर के दिमाग में कहीं ना कहीं ये रहेगा कि उसको पैसा सरकार से मिल ही जाएगा। और साथ साथ अगर आप डेप्ट वेयर स्कीम ज़्यादा देंगे तो होता यह है कि जब आपके डेप्ट माफ़ होने लगेंगे, आपका कर्जा माफ़ होने लगेगा, तो फिर नया कर्जा देने में बैंक कतराएगी, क्योंकि बैंक को लगेगा कि फिर ये कर्जा सरकार वापस कर देगी। भले ही सरकार वो कर्जा बैंक को देगी, बट फिर भी बैंक को इंटरेस्ट का घाटा होगा, बहुत सारी चीज़ों का घाटा हो जाएगा। तो फिर एक बार अगर कर्जा माफ़ होगा तो फिर बैंक उनको उधार देना ही नहीं चाहेगी, जिसकी वजह से उनके पास फॉर्मल क्रेडिट कम हो जाएगा और फिर उनको इनफॉर्मल क्रेडिटर्स के पास जाना पड़ेगा, यानी जोतेदार, मनी लेंडर्स टाइप की जो लोग होते हैं उनके पास जाना पड़ेगा, जमींदार के पास जाना पड़ेगा, जो इनको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं कुछ लोगों के द्वारा जो कि फार्म लोन वेवर्स के अगेंस्ट में है। लेकिन इसके बहुत सारे काउंटर पॉइंट भी पड़े हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहा है फ्रेंड्स कि देखिए, फार्म लोन वेवर जो नेशन वाइड पे दिए गए उनका इतना भी घाटा नहीं हुआ है। देखिए, अभी तक 2 बार इंडिपेंडेंस के बाद नेशन वाइड बेसिस पे फार्म लोन वेवर दिए गए हैं। एक बार 1990 में दिए गए थे, एक बार 2008 में दिए गए थे। और उसके बाद जब डाटा को रीड किया गया ना फ्रेंड्स, तो ये बोला गया कि देखिए, एक व्यू पॉइंट ये रखा गया है कि जो एग्रीकल्चरल एनपीए है ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, वो लगभग 8% है, और जो हमारे इंडस्ट्री के एनपीए है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो लगभग 21% है। तो जब इंडस्ट्रीज के एनपीए 21% हो, जब एग्रीकल्चर के एनपीए 8% है, तो आप एग्रीकल्चर पे इतना फोकस क्यों मार रहे हो? पहली बात तो ये बोली गई, ठीक है ना। फिर फ्रेंड्स उसके बाद ये बोला गया कि जो एग्रीकल्चर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं 2001 से लेके 2008 के पीरियड में वो कम हुए हैं, ज्यादा नहीं हुए हैं। जिस स्पीड से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ेंगे, उतनी स्पीड से नहीं बढ़े हैं। और ये भी बोला गया है फ्रेंड्स कि 2011 से लेकर 2015 तक जो एग्रीकल्चरल नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे वो 4 से 5% थे, लेकिन एग्रीकल्चरल ग्रोथ केवल 1.5% थी। तो जब एग्रीकल्चरल ग्रोथ इतनी कम है तब भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एग्रीकल्चर में स्टेबल हैं, तो ये इस बात का प्रूफ है कि ये बोलना कि फार्म वेवर स्कीम से फार्मर्स की आदत खराब हो जाती है, ये गलत है। ये एक व्यू पॉइंट दिया गया है। और एक आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे डी सुब्बाराव, इन्होंने भी 2012 में एक बार ये बोला था कि ये जो एग्रीकल्चरल नॉन परफॉर्मिंग एसेट बने हैं 2009 से 2011 में जो बढ़े हैं, वो हमारे इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से बढ़े हैं, ये फार्मर की इनडिसिप्लिन की वजह से नहीं बढ़े हैं। और साथ साथ ये भी बोला गया है कि जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था ना नवंबर 2016 में, उसकी वजह से कैश इतना ज़्यादा कम हो गया था कि फार्मर्स को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था। इसकी वजह से भी फार्म वेवर की ज़रूरत पड़ गई थी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि ये जो लॉजिक दिया जा रहा है ना कि भाई नॉन परफॉर्मिंग ये जो एसेट्स बनना है एग्रीकल्चर में, कि एग्रीकल्चर में जो लोन दिए गए हैं, अब देखिए एग्रीकल्चर के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होंगे कि फार्मर्स ने बैंकर्स से जो लोन लिए उसको वापस नहीं किया तो वो एनपीए हो गए, सरकार ने माफ कर दिया तो पूरे ही एनपीए हो गए। तो ये एनपीए हो गए एग्रीकल्चर के। अब बात यह है, एक आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है कि अगर आप फार्म वेवर दोगे
तो कोई इन्वेस्टमेंट या प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। पर बात यह है कि फार्म वेवर तो वैसे भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन में दिया जाता है, जब फार्मर के पास खाने के पैसे नहीं बढ़ रहे हैं, वो भूखा मर रहा है, भिखमंगा हो गया है एकदम, उसके पास पैसे नहीं बचे हैं, वो लोगों को खाना दे रहा है पर उसके पास खुद के पास पैसे नहीं बचे हैं, तब हम फार्म वेवर देते हैं। तो फिर यहां पे इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्टिविटी की बात कहां से आ गई? दूसरी बात, अगर फार्म वेवर देने की वजह से बैंक उनको नया लोन नहीं दे रही तो यह बैंकों की गलती है, और बैंकों को इस चीज को करने से रोका जाना चाहिए। सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि एक बार अगर आपने फार्मर्स को फार्म वेवर दे दिया तो उसके बाद आपको यह चीज भी इंश्योर करनी है कि बैंक्स उन्हीं फार्मर को लोन दें। ठीक है ना, वो बैंक्स उन फार्मर को लोन दे, तभी तो वो अपने आप को रिवाइव कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो ये बात बोली गई है। ठीक है, तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो इसमें रखे गए हैं फ्रेंड्स। और ये कहा गया है कि मान लीजिए अगर फार्म लोन वेवर दे दिया जाता है और बैंक फिर डेप्ट रिलीफ सर्टिफिकेट नहीं देती हैं फार्मर्स को नया लोन नहीं देती हैं, तो फिर मजबूरन फार्मर्स को मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो विशियस सर्किल में फंस जाएंगे। तो ये बोला गया है कि फार्म लोन वेवर ही एक अकेली चीज नहीं है जो रिस्पॉन्सिबल है इन फार्मर्स की बुरी हालत के लिए। दूसरी बात, एक चीज और बोली गई है, जो भी बैंक लोन देती है ना फार्मर्स को, वो ज्यादातर उन फार्मर्स के पास जाते हैं जो लार्ज फार्मर्स होते हैं। ठीक है ना, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को ऑलरेडी कम लोन मिल रहा है। तो जब ये लोन वेवर्स दिए जाते हैं ना, इसका फायदा ज्यादातर बड़े फार्मर्स को ही मिलता है, छोटे फार्मर्स को नहीं मिल पाता है। ठीक है ना, तो जरूरत यह है कि छोटे फार्मर्स को ये जो फार्म वेवर्स हैं ज्यादा दिए जाएं, क्योंकि बड़े फार्मर्स इन फार्म वेवर्स का ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। तो एक ये रीजन भी दिया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद यह बोला गया है कि भाई अगर आपको इन सब चीजों को ठीक करना है तो ये जो लोन वेवर स्कीम है ना, ये बस एक बैंडेड की तरह काम कर रही है कि आपको जख्म लगा, आपने उसको पट्टी कर दी, बैंडेड लगा दी, तो ये सिर्फ एक पट्टी की तरह काम कर रही है। ठीक है, अगर आपको सच में एग्रीकल्चर को सुधारना है, ये फार्म लोन वेवर जैसी स्कीमों को बंद करना है, तो आपको एग्रेरियन डिस्ट्रेस को सॉल्व करना पड़ेगा, जिसके लिए अर्जेंट पॉलिसी अटेंशन की जरूरत है। और बहुत सारे ऐसे स्टेप्स भी लिए हैं गवर्नमेंट, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लिया है, या सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम लिया है। तो जरूरत है कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए, कल्टीवेशन की कॉस्ट को कम किया जाए, अच्छी सीड्स दी जाए सब्सिडाइज्ड रेट्स पे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आउटपुट को बढ़ाया जाए, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट को बढ़ाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, ट्रैक्टर्स में, फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस में पब्लिक इन्वेस्टमेंट किया जाए, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को और इफेक्टिव किया जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वैसे तो सक्सेसफुल हो रही है, इसको और सक्सेसफुल होने के लिए कुछ और किया जाए। ठीक है ना, ये जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी की जगह ये जो ई मंडी का कंसेप्ट आ रहा है, इसको और प्रमोट किया जाए। तो इस तरीके की चीजें करने से आप रियल ग्राउंड लेवल पे फार्मर्स की प्रॉब्लम को थोड़ा सॉल्व कर पाओगे। फार्म लोन वेवर के ऊपर सारा इल्जाम डाल देना कि भाई इसकी वजह से सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, फार्मर्स इनडिसिप्लिन में आ रहा है, फार्मर लोन नहीं भरता है, फार्मर इंतजार करता रहता है कि लोन माफ हो जाएगा, ये गलत है। क्योंकि फार्म लोन वेवर का सबसे ज्यादा फायदा बड़े फार्मर्स को है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को उसका बहुत कम फायदा मिल पाता है। तो ये एक रिपोर्ट है, तो एक बैलेंस्ड लुक है, इसको आप ध्यान रख सकते हो फ्रेंड्स। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट के थ्रू बताइए वीडियो कैसी लगी। ये करंट अफेयर्स की वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज स्टैटिक न्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं थी फ्रेंड्स बताने के लिए, इसलिए मैंने एनालिटिकल पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा रखा है। कल से स्टैटिक न्यूज़ और आ जाएगी तो उसको भी डिस्कस करेंगे। सो गुड बाय फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।